ओके, अब हम देखेंगे एंडोक्राइन पैंक्रियास के बारे में। तो पैंक्रियास जो होता है वो एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है, लेकिन जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियास का वो प्रेजेंट होता है मोस्टली इन द टेल ऑफ द पैंक्रियास। कि एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन द टेल ऑफ द पैंक्रियास। यहाँ पे सेल्स होते हैं, दे लुक लाइक आइलैंड्स ऑफ द सेल, तो इसलिए इसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस दे आर एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द पैंक्रियास विच आर प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द पैंक्रियास। क्लियर। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स। जो अल्फा सेल्स होते हैं दे सिक्रीट ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। फिर बीटा सेल्स जो होता है वो 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन, अमाइलिन एंड सी पेप्टाइड। ओके, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, अमाइलिन एंड सी पेप्टाइड। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है। अमाइलिन क्या करता है? ये इंसुलिन के एक्शन को और इंक्रीज करता है, इट पोटेंशिएट्स इंसुलिन एक्शन। तो जो अमाइलिन एनालॉग्स होते हैं लाइक प्रेमलिनटाइड, ओके, अमाइलिन एनालॉग्स लाइक प्रेमलिनटाइड दे कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि ये इंसुलिन के एक्शन को इंक्रीज करते हैं इसलिए। तो इंसुलिन हो गया, अमाइलिन, लास्ट में सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड इज अ एंडोजीनस मार्कर ऑफ द इंसुलिन। इस सी पेप्टाइड इज एन एंडोजीनस इंसुलिन मार्कर। नॉर्मली सी पेप्टाइड एंड इंसुलिन का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। सो इंसुलिन बढ़ेगा, इसका मतलब बॉडी में सी पेप्टाइड लेवल वो भी इंक्रीज हो गए। तो सी पेप्टाइड इज अ एंडोजीनस इंसुलिन मार्कर। तो ये बीटा सेल हो गया। उसके बाद डेल्टा सेल दे सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन विच इज अ यूनिवर्सल इनहिबिटर। ये ग्लूकागोन को भी इनहिबिट करता है, इंसुलिन को भी इनहिबिट करता है। तो ये डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। फिर एफ सेल वो सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो 4 सेल हो गए, वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं वो देख लिया हमने, और उनके क्या क्या एक्शन है वो देख ली। कि सी पेप्टाइड, इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड का रेशियो वो 1:1 होता है एंड इक्विमोलर रेशियो। सी पेप्टाइड ऐसे हम करेंगे टू मेजर द अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। 55% ऑफ द सेल्स जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं पैंक्रियास में वो होते हैं बीटा सेल्स, अराउंड 55%। अब इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन इज द फर्स्ट प्रोटीन टू बी स्ट्रक्चरली सिक्वेंस्ड कम्प्लीटली एंड टू बी प्रोड्यूस सक्सेसफुली बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से फर्स्ट प्रोटीन जो सिंथेसाइज किया था वो था इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स और पैंक्रियास में स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड अलॉन्ग विद द जिंक, क्योंकि जिंक क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंसुलिन स्ट्रक्चर को। तो याद रखना है, इंसुलिन इज ऑलवेज स्टोर्ड अलॉन्ग विद द जिंक इन द बीटा सेल्स बिकॉज जिंक एंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ द इंसुलिन स्ट्रक्चर। अब एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है इंसुलिन के लिए वो है HNF, हिपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर। हिपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। अगर HNF का म्यूटेशन होगा, HNF का म्यूटेशन होगा तो इंसुलिन प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं MODY, मोडी, विच इज़ मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग मतलब इंसुलिन यंग एज से ही प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो डायबिटीज़ होगा इन यंग एज। अब ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन क्या होता है? अगर लेस देन 30 mg पर डेसीलीटर हुआ देन पेशेंट कॉमा में चला जाएगा। इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज हुआ और इंसुलिन क्या करेगा? डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इंसुलिन एक्ट्स बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक बार ब्लड ग्लूकोज बहुत कम हो गया तो फिर नेगेटिव इनहिबिशन होगा, उसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेशन भी कम होगा, तो ग्लूकोज जो है नॉर्मल रेगुलर लेवल पे आ जाएगा। अब इंसुलिन रिलीज के बारे में देखते हैं। तो इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है? बीटा सेल्स। बीटा सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है वो होती है -90 मिलीवोल्ट। इट इज़ मेंटेन्ड बाय इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम। तो -90 मिलीवोल्ट क्यों मेंटेन रहती है? ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स। तो एक सोडियम चैनल होती है जो कंटिन्यूसली पोटेशियम इफ्लक्स करती रहती है, इसकी वजह से इसकी RMP जो है वो मेंटेन रहती है। अब होता क्या है, जैसे ही ब्लड वेसल या ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लूकोज जो क्या वो बीटा सेल में एंटर करेगा वाया GLUT2 रिसेप्टर। एक ग्लूकोज एंटर करेगा इंटू द बीटा सेल GLUT2 रिसेप्टर के थ्रू। ग्लूकोज यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, ग्लूकोज की वजह से ATP सिंथेसिस वो इंक्रीज हो जाएगा, और ATP की सिंथेसिस, ATP क्या करेगा वो ये सोडियम चैनल को इनहिबिट करेगा। तो सोडियम इफ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा या सोडियम इफ्लक्स बंद हो जाएगा, तो इसकी वजह से बीटा सेल के अंदर पोटेशियम एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। इसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो डीजनरेशन होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, और वो -90 से -40 मिलीवॉट हो जाएगी। अब ये वोल्टेज चेंज हुआ तो इसकी वजह से वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल जो होती है वो ओपन हो जाएगी और कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। अब ये कैल्शियम इन्फ्लक्स, ATP सिंथेसिस और एक स्नैर प्रोटीन है, सिर्फ नाम याद रखना है। इन 3 चीज़ों की वजह से इंसुलिन जो बीटा सेल में स्टोर होता है उसका क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस होगा और इंसुलिन रिलीज होगा ऐसे। तो तीन चीज़ें याद रखनी है, कैल्शियम, ATP एंड स्नैर प्रोटीन्स। इन 3 चीज़ों की वजह से इंसुलिन जो है वो इंसुलिन का एक्सोसाइटोसिस होगा और इंसुलिन फिर रिलीज होगा। अब ये जो पोटेशियम चैनल थी इसमें एक स्पेसिफिक रिसेप्टर भी होता है विच इज़ नोन एज सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर। अगर इस पर ड्रग आके बाइंड कर गया तो ये भी पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करेगा, तो इसकी वजह से भी पोटेशियम इंक्रीज होगा, अगर ये सारी प्रोसेस होगी और इंसुलिन रिलीज होगा। तो एक सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स आते हैं
दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ये हम आगे देखेंगे। अगेन वही प्रोसेस, ग्लूकोज इंक्रीज हुआ, एटीपी इंक्रीज हुआ इन द सेल, तो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल वो क्लोज हो गई, पोटेशियम लेवल राइजेस इन द सेल, पोटेशियम लेवल राइज हुआ तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गई -90 टू -40, तो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, तो कैल्शियम एटीपी एंड स्नेयर प्रोटीन्स ये सारे करवाते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन एंड इंसुलिन रिलीज। तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो है GLUT2 ग्लूकोज सेंसर, कि इसने ही ग्लूकोज हाई ग्लूकोज सेंस किया था और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किया था इनटू द बीटा सेल। फिर दूसरा क्लोजर ऑफ द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्लोजर ऑफ द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। फिर ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंड लास्ट में एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन। जो GLUT2 रिसेप्टर थे दे आर प्रेजेंट ऑन द बेसोलेटरल साइड ऑफ बीटा सेल्स, ग्लूकोज सेंसर होता है, ये ग्लूकोज सेंस किया और फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाया ऑफ द ग्लूकोज। इसके बाद इंसुलिन सिक्रेटोगस, मतलब इंसुलिन की सिक्रेशन कौन इंक्रीज करवाता है, तो हमने पहले ही देखा सल्फोनाइल यूरिया, ये क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल उनको इनहिबिट कर देंगे या क्लोज कर देंगे, इसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होगा। तो सल्फोनाइल यूरिया दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। फिर डायजॉक्साइड, डायजॉक्साइड ये क्या करवाता है, इट ओपन्स द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं या फिर ओपन रखते हैं, तो इसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेशन वो कम हो जाता है। तो दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिनोमा जिसमें इंसुलिन सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें हमें ये सोडियम चैनल को क्लोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डायजॉक्साइड, जो ये सोडियम चैनल को क्लोज करवाता है, सॉरी पोटेशियम चैनल को क्लोज करवाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन रिसेप्टर उसका नाम है टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, लेकिन ओनली बीटा सब यूनिट हैज़ टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी, ये सिर्फ याद रखना है। अब टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है 3 जगह पे, हार्ट, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। ये हार्ट, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू, और इनमें जो ग्लूकोज रिसेप्टर जो होता है वो होता है GLUT4, कि हार्ट, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, रिसेप्टर फॉर ग्लूकोज इज GLUT4 इन ऑल 3 प्लेसेस। अब होगा क्या, जैसे ही इंसुलिन, तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा इंक्रीज होगा ब्लड में, तो वैसे ही अगेन जो हमने देखी थी, ये इसके प्रोसेस की वजह से इंसुलिन रिलीज होगा और ये टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और ये फिर क्या करेगा, इंसुलिन एक बार बाइंड हो गया टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर से, तो ये GLUT4 चैनल को एक्टिवेट करेगा और फिर ग्लूकोज का डिफ्यूजन हो जाएगा इन द हार्ट, इन द स्केलेटल मसल एंड इन द एडिपोज टिश्यू, तो इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज वो कम हो जाएगा। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा कि इंसुलिन आया यहाँ से, इंसुलिन फिर टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, यहाँ पे इसने क्या किया, GLUT4 चैनल को एक्टिवेट कर दिया, तो ब्लड ग्लूकोज क्या करेगा, यहाँ से ब्लड में से डिफ्यूज हो जाएगा इनटू हार्ट, इनटू स्केलेटल मसल एंड इनटू द एडिपोज टिश्यू, तो ब्लड ग्लूकोज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यही एक्शन होती है इंसुलिन की, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा। तो टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर कहाँ पे होता है, 3 जगह पे, हार्ट में, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू, तो इन 3 जगह पे ग्लूकोज का डिपोजिशन होगा। कि इंसुलिन अपरेगुलेट्स GLUT4 इन 3 ऑर्गन्स, हार्ट, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज, एंड अलाउस ग्लूकोज टू एंटर इनटू दिस ऑर्गन, देयरफॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस। अब ये टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट इज़ अ रैपिड एक्शन। अब इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम को भी मूव करवाता है इनटू दिस ऑर्गन्स, कि तो पोटेशियम एंड ग्लूकोज दोनों साथ साथ में मूव करते हैं इनटू दिस ऑर्गन, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन की एक्शन क्या हो गई, ब्लड ग्लूकोज कम करवाएगा और पोटेशियम भी कम करवाएगा इन द बॉडी, इन द ब्लड, तो क्या इंसुलिन ग्लूकोज कम करवाएगा एंड पोटेशियम भी कम करवाएगा। तो इसलिए हाइपरकलीमिया के ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं। इंसुलिन क्या करवाता है, पोटेशियम कम करवाता है, तो इसलिए इंसुलिन देते हैं टू डिक्रीज द पोटेशियम इन हाइपरकलीमिया, इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकलीमिया इंसुलिन पोटेशियम कम करवाता है, लेकिन ग्लूकोज भी कम हो जाएगा साथ साथ में, तो इसलिए हम इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं टू बैलेंस द इंसुलिन। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकलीमिया हम इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं। अब लॉन्ग टर्म एक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन इज अ मेजर एनाबॉलिक हार्मोन, इट फेवर्स स्टोरेज, ओके स्टोर्ड रहता है इन द बॉडी, ये स्टिमुलेट करवाता है ग्लूकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, इट इनहिबिट्स ग्लूकोजिनोलाइसिस, नियोग्लूकोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड कीटोजेनेसिस, याद रखना है। अब रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, तो कौन से फैक्टर्स इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज करते हैं और कौन से डिक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज कौन करता है, तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागोन, जीआई हार्मोन्स लाइक इंक्रेटिन्स, तो इंक्रेटिन्स में 2 हार्मोन आते हैं, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एंड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। फिर से ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड विच इज GLP-1 एंड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड GIP, तो इंक्रेटिन्स वो इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज करते हैं लाइक GLP-1 एंड GIP। अब इंक्रेटिन्स एनालॉग जो होंगे लाइक एक्जेनेटाइड के इंक्रेटिन्स एनालॉग वो भी क्या करेंगे, लाइक एक्जेनेटाइड वो भी क्या करेंगे, इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज करेंगे। अब एक कंपाउंड होता है DPP-4, सिर्फ याद रखना है DPP-4, ये क्या करता है, इंसुलिन को डिस्ट्रक्ट करता है, मतलब इंसुलिन को ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगा।
तो DPP4 इनिबिटर जब हम देंगे तो वो क्या होगा, इंसुलिन इंक्रीज हो जाएगा. सो DPP4 इनिबिटर दे आर ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. बस इतना याद रखना. फिर गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकानिन, ये सारे फैक्टर्स इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज करता है. डिक्रीज कौन करता है, तो सोमैटोस्टैटिन, डायजॉक्साइड एंड लो ब्लड पोटेशियम लेवल. ये 3 फैक्टर्स इंसुलिन डिक्रीज करता है. इफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑन इंसुलिन सिक्रेशन, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंसुलिन इंक्रीज करता है. सिंपैथेटिक में अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है वो इंसुलिन डिक्रीज करता है, लेकिन बीटा रिसेप्टर इंसुलिन इंक्रीज करता है. ओवरऑल इन 2 रिसेप्टर में डोमिनेंट जो होता है वो ये अल्फा रिसेप्टर होता है, विच डिक्रीज द इंसुलिन. तो पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज इंसुलिन, सिंपैथेटिक उसमें अल्फा जो होता है वो डिक्रीज, मेनली अल्फा ही होता है डोमिनेंट, बीटा जो होता है वो इंक्रीज करता है. काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, तो इंसुलिन इट इज़ द ओनली हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कि बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज कम करेगा वो होता है ओनली इंसुलिन. सिर्फ इंसुलिन है विच इज़ ओनली हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन वो कौन सा है, तो ग्रोथ हार्मोन है. कि ग्रोथ हार्मोन इसमें एक डॉन फिनोमेना देखने को मिलता है. तो अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया सीन इन डायबिटिक पेशेंट. तो रात में पेशेंट ने इंसुलिन लिया, लेकिन सुबह जब होगी तब पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक हो गया, मतलब उसका ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो गया. तो वो कौन करवाता है, ग्रोथ हार्मोन. और इस फिनोमेना को कहते हैं डॉन फिनोमेना, विच इज अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया इन डायबिटिक्स. दिस कंसिडर्ड एज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन. तो वह ग्रोथ हार्मोन. फिर थायराइड हार्मोन, ग्लूकागोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, वो भी इंसुलिन कम करवाता है. तो एपिनेफ्रिन इंसुलिन कम कराएगा तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज होगा. तो ये सारे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ग्लूकागोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एपिनेफ्रिन. तो ये था हमारा एंडोक्राइन पैंक्रियास.